हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूट्रोलॉजी। आज हम 11वीं क्लास बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें इसके आप पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सेल क्या होता है। सेल एक्चुअल में बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, जैसे इसका नाम है यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो होता है वो एक बेसिक यूनिट है। यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जान है, जो लिविंग है, तो वो सेल से मिलकर सेल से ही बना होगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से करता है, सिंगल सेल से अपनी स्टार्टिंग करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के होते हैं, जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बहुत सारे कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कई सारी सेल से मिलकर बने हैं, ये मल्टी सेलुलर। तो अगर कोई मल्टी सेलुलर, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे सिंगल सेल का बना हुआ है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिंगल सेल का है तो कैसे अपनी लाइफ को कंप्लीट कर रहा होगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। जिसकी बात करें हम अमीबा की, जैसे अमीबा एक यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो इसमें क्या है, अमीबा इसमें सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर लाइफ की सारी प्रोसेस चल रही है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, वो सारी प्रोसेस इसमें हो रही है अमीबा के अंदर। ऐसी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सिंगल सेल के बने हैं, लेकिन उसमें कई सारी लाइफ की प्रोसेस चलती हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, इस टाइप की प्रोसेस इस सिंगल सेल में चल रही होंगी। तो इसमें बात करते हैं, ये सारा डेटा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से लिया गया है। सेल क्या है? सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यानी कि उसका फंडामेंटल यानी कि उसका बेसिक भी वही बनाती है, उसका स्ट्रक्चर भी वही बनाती है, और उसका फंक्शनल यूनिट यानी कि जो भी काम इसमें होते हैं वो भी वही सेल करवाती है। ओके, अब इसमें ये दिया हुआ है एंटोनी वॉन लीवोनहॉक। ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, लिविंग सेल को देखा था। तो एंटोनी वॉन लीवोनहॉक फर्स्ट सो शो एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। तो उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था, लीवोनहॉक ने। ओके, देन रॉबर्ट ब्राउन, इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन आए। इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने ना न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ओके, अब सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी में क्या है, सेल थ्योरी सबसे पहले एस्क्लेडन एंड श्वान ने दी थी। सेल थ्योरी स्क्लेडन एंड श्वान ने दी थी। दोनों ने साथ साथ में इन्होंने क्या किया था, फॉर्मुलेट सेल थ्योरी, यानी कि इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। स्लीडन साइंटिस्ट जो हैं और एक श्वान साइंटिस्ट है। श्वान जो साइंटिस्ट थे वो थे जूलॉजिस्ट, और ये स्लेडन थे बॉटनिस्ट। ओके, अब इन्होंने ये कहा था बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड सेल प्रोडक्ट। यानी कि जो एनिमल की या फिर प्लांट की बॉडी बनी हुई होती है वो सेल्स की और सेल प्रोडक्ट की बनी हुई होती है। तो ये इन्होंने अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया था, बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। इसके बाद में रुडोल्फ वर्को साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या कहा, रुडोल्फ वर्को इन्होंने कहा सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने बताया था जिसकी इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था जिसकी एक सेल है, ये एक सिंगल सेल है, तो इससे अगर इसकी डॉटर सेल्स बनी है या फिर इससे कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो ये इतनी सारी सेल, इसमें बहुत सारी सेल बनी है, 1 2 3 4 मतलब जितनी भी इसमें सेल बन गई, तो इसमें क्या होगा,
ये जो इतनी सारी सेल्स का ग्रुप बन गया, तो फिर ये एक इसी सेल से मिलकर बना है, इसी सेल से ही बना है। तो इन्होंने कहा था जो नई सेल अराइज होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि पुरानी सेल्स से ही बनती है। हमें पता चलता है कि इसका एविडेंस इसमें जो है पुरानी सेल्स का एविडेंस प्रेजेंट होता है। ओके, इन्होंने क्या किया था, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेटर एंड स्वान। जो स्लेटर और स्वान ने हाइपोथेसिस दी थी सेल की, इन्होंने बताया था जो ऑल एनिमल एंड प्लांट बॉडी है मेड अप ऑफ सेल से मिलकर के बनी है। तो रुडोल्फ वर्को ने इनकी थ्योरी को इनकी हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया था। इन्होंने इसमें ऐड ऑन किया था कि omni ए सेलुला, ये एक टर्म है जो रुडोल्फ वर्को ने दिया था। तो ये वाला टर्म इन्होंने स्क्लेटन एंड स्वान की थ्योरी में ऐड ऑन किया था। तो इनके स्क्लेटन स्वान की थ्योरी को एक फाइनल शेप मिला था। तो ये एनसीईआरटी में इंक्लूड है, ये लाइन एनसीईआरटी में दी गई है। ओके, इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल, अब इसमें क्या आते हैं, जैसे कि देखिए बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोट है। ये है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है, वो एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है। ओके, अब इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा। डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल ये एक, जैसे मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो जब इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसी जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसी डिस्क्रीट फॉर्म में कहीं भी बिखरा हुआ पड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन आ जाती, तो ये जो भी जीनोम है या फिर न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर के अंदर जो भी प्रेजेंट है, वो एक वॉल के अंदर रहता, एक मेम्ब्रेन के अंदर रहता। लेकिन इसमें न्यूक्लियर के चारों ओर मेम्ब्रेन है ही नहीं है, तो फिर ये कहीं भी मूव ऑन कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। एंड जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, नेकेड, नॉट इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, नेकेड होता है, नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवलप नहीं है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल नेकेड है। नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता जेनेटिक मटेरियल। ओके, इसके बाद में जीनोमिक डीएनए की बात करें तो इसका जो जीनोमिक डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए इसका कैसा होता है, सिंगल क्रोमोसोम एंड सर्कुलर डीएनए, यानी कि इसमें जो, जैसे कि ये सेल है, इसके अंदर अगर डीएनए होगा तो एक सर्कुलर डीएनए, इस तरीके से सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होगा। तो इसको हम सिंगल क्रोमोसोम भी कहते हैं और सर्कुलर डीएनए कहते हैं, सर्कुलर डीएनए। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, ये प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। इसमें क्या होता है, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है। एंड जेनेटिक मटेरियल इसका कैसा होगा, जेनेटिक मटेरियल नेकेड होगा, नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवलप नहीं होगा। इसके बाद में जीनोमिक डीएनए होगा, इसका सर्कुलर होगा और सिंगल क्रोमोसोम होगा। ओके, आगे क्या है, स्मॉल सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। इसमें कैसा होगा, स्मॉल सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। इसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मिड। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, इसके अंदर कैसा सिंगल क्रोमोसोमल है और सर्कुलर डीएनए है। तो इसी तरीके से जो सर्कुलर डीएनए होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ओके,
अब इसके बाद में प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं कि प्लाज्मिड एक्चुअल में है क्या। प्लाज्मिड क्या है? यूनिक करेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का यूनिक करेक्टर है, ठीक है। इसके बाद आ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज मेसोसोम। यानी कि अगर हम उसकी बात करें बैक्टीरियल सेल के बारे में, ये जिसकी प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड तो इसका यूनिक फ्यूचर है बैक्टीरिया का। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन इज मेसोसोम। बैक्टीरिया के अंदर हम देखेंगे, अगर बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करेंगे, सपोज दैट ये एक बैक्टीरियल सेल है, इस तरीके से बैक्टीरिया की सेल है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें मेसोसोम दिखाई देंगे। तो मेसोसोम क्या होता है? जिसकी ये आपकी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल है, तो इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, इस तरीके से इसकी सेल वॉल है, आप मान लीजिए। इसके बाद में क्या होगा, जैसे ये मैंने बोला ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो बन जाएगा, कुछ इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इनफोल्डिंग को हम मेसोसोम कहते हैं। वो इनफोल्डिंग हमारी 2-3 तरीके से हो सकती है। तो इस तरीके से ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये मेसोसोम कहलाता है। वही है सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंशिएशन आ जाना, तो उसको मेसोसोम कहते हैं। मेसोसोम एक्चुअल में है क्या? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया ये क्या होता है, इनफोल्डिंग, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से फोल्ड कर गई है, तो उसको इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेसोसोम कहलाता है। ओके, इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं सेल एनवलप की। सेल एनवलप क्या है? ये क्या है? मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल सच एज बैक्टीरिया हैव कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल सच एज बैक्टीरिया हैव कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है तो उसमें क्या होता है, सेल एनवलप प्रेजेंट होता है। जैसे कि सेल एनवलप प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल के ऊपर एक एनवलप होगा, उसको हम सेल एनवलप कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं सेल एनवलप के। फर्स्ट है आउटर ग्लाइकोकाइलिक्स, सेकंड है मिडिल सेल वॉल, थर्ड है इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल एनवलप के पार्ट है। नंबर 1 तो ग्लाइकोकाइलिक्स होगा, और सेकंड होगा आपका फर्स्ट होगा आपका ग्लाइकोकाइलिक्स, सेकंड होगा मिडिल सेल वॉल, थर्ड होगा इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल एनवलप के टाइप है। तो हम ग्लाइकोकाइलिक्स की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोकाइलिक्स क्या होता है? डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस, यानी कि कंपोजिशन और थिकनेस में अलग अलग होते हैं। अलग अलग सेल में इसके हमें कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग हमें दिखाई देगी। इसके बाद में लूज शीट, अगर इसके पास लूज शीट है तो इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। और इसके पास अगर टफ शीट है, अगर ये टफ है, थिक है एंड टफ है, तो फिर इसको हम कैप्सूल कहते हैं। लूज है तो लूज को हम कहेंगे स्लाइम लेयर, एंड थिक एंड टफ है तो इसको हम कैप्सूल कहेंगे। इसके बाद सेल वॉल। सेल वॉल में क्या होगा, इफ इज डिटरमाइन शेप। ये क्या करती है, सेल वॉल डिटरमाइन शेप को डिटरमाइन करती है। ये इट है, इट इज डिटरमाइन शेप, यानी कि कोई भी सेल वॉल क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल बैक्टीरिया एंड प्लांट्स का फ्यूचर है, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स का। तो ये क्या करती है, सेल वॉल प्रोवाइड करती है हार्डनेस एंड इसको थिकनेस प्रोवाइड करती है, ताकि ये सेल कोलैप्स होने से बच जाए। एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और क्या करेगी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट इसको प्रोवाइड करेगी। इसके बाद में क्या करेगी, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम कोलैप्सिंग और बस्टिंग, यानी कि बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से और बस्ट होने से बचाती है। ओके, इसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये क्या है, सेमी परमिएबल इन नेचर,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमारी सेमी परमिएबल होती है नेचर में, यानी कि सेमी परमिएबल का मीन्स क्या होता है, अगर कोई भी लेयर कोई भी अगर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है तो इसमें क्या होगा, कुछ सॉल्यूट पार्ट, कुछ ऐसे पार्टिकल जो सेल चाहती है उसको ही अंदर आने देगी, और अदरवाइज एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स होंगे वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो सेमी परमिएबल वही है, सेल की जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ होगी वो इसके अंदर जा पाएगी, और अदरवाइज इसके अंदर कुछ नहीं जा पाएगा। तो कुछ सॉल्वेंट थोड़ा बहुत मूव कर जाता है अंदर की तरफ, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल इसमें मूव नहीं कर सकता जब तक सेल ना चाहे। बस इस यही सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल यानी कि कुछ चीज़ें, कुछ जो सेल की रिक्वायरमेंट है वही इसके अंदर एंटर कर सकती है। सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, ये कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे प्रोकैरियोट की बात करें या फिर यूकैरियोट की, तो इसमें क्या होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर होंगे दोनों में। ओके, इसमें क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज मेसोसोम। एक्सटेंशन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब ये क्या होगी, अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी इस तरीके से। कभी ये लैमिला है, लैमिला के फॉर्म में, ये ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल के फॉर्म में भी हो सकती है, और ये वेसिकल्स के फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये 2-3 तरीके से ये इनफोल्डिंग बन जाती है, जो ये लैमिला है, ये ट्यूब्यूल है, या फिर ये वेसिकल्स है, तो इन फॉर्म में ये इनफोल्डिंग हो जाती है, इसको हम मेसोसोम कहते हैं। ओके, अब मेसोसोम के अगर हम टाइप पढ़ें तो मेसोसोम 3 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ मेसोसोम, एक वेसिकल्स, ट्यूब्यूल एंड लैमिला। तो ये तो हमारा वेसिकल है, ये है वेसिकल, एंड ये है ट्यूब्यूल, एंड ये है, सॉरी 1 मिनट, ये वेसिकल है, ये वेसिकल है, ये लैमिला है, ये लैमिला स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब्यूल है, और ये वेसिकल है। तो ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, इसमें क्या होगा, सम बैक्टीरिया हैव, आगे क्या है, सम बैक्टीरिया हैव फिलामेंट। कुछ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो फिर उसमें क्या होगा, सम बैक्टीरिया है फिलामेंट, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। कुछ बैक्टीरिया के पास फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला इज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, फ्लैजिला, फ्लैजिला की कंपोजिशन के बारे में बात करें तो फ्लैजिला फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी से मिलकर बना होता है। तो फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ये इसके 3 पार्ट हैं। ओके, अब मीसोसोम की बात करें तो मीसोसोम क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको बता दी मीसोसोम क्या होता है, लैमिला और ट्यूब्यूल और ये वेसिकल इसके अंदर आते हैं। ये क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और एनसीईआरटी में एज इट इज इसके फंक्शन दे रखे हैं। तो ये हेल्प करेगा सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में एंड रेस्पिरेशन में, ये मेसोसोम हेल्प करते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला एक्चुअल में है क्या, फ्लैजिला, पिली एंड फिम्बरी, ये सरफेस स्ट्रक्चर, ये सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। मीन्स जिसकी एक, मान लीजिए ये बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें क्या होगा, ये इसका फ्लैजिला है, इस तरीके से फ्लैजिला निकला हुआ है, और इसमें छोटी बहुत यहाँ पे ये पिली बनी हुई है, और फिम्बरी निकली हुई है, थोड़ी साइज में बड़ी होती है फिम्बरी। फ्लैजिला सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, फिर उससे छोटी फिम्बरी, फिर पिली तो बहुत छोटी होती हैं। अब इसमें दिया गया है फ्लैजिला, पिली एंड फिम्बरी और सरफेस स्ट्रक्चर, ये सरफेस स्ट्रक्चर है। तो वैसे भी पता चल रहा है ये एक्चुअल में सरफेस स्ट्रक्चर ही है। ये सरफेस स्ट्रक्चर है, यानी कि सरफेस स्ट्रक्चर हम इसको किस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि ये सरफेस पे प्रेजेंट है। देखिए फ्लैजिला भी सरफेस पे प्रेजेंट है, पिली भी एंड फिम्बरी भी सरफेस पर ही प्रेजेंट है। ओके, ये हमारा फ्लैजिला है,
फ्लैजिला, ये पिली है, पिलाई भी बोलते हैं इसको, एंड ये फिम्बरी है। ओके, तो ये सरफेस स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरियल सेल के। अब इसमें क्या होगा, फ्लैजिला की बात करते हैं। तो फ्लैजिला क्या है, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो फ्लैजिला किससे बना होता है, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है बैक्टीरिया का फ्लैजिला। एंड प्ली की बात करें तो ये क्या है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ प्लिन प्रोटीन। जो पिलाई है आपकी वो प्लिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। एंड फिम्बरी है वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ये ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स ये दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करते हैं, हेल्प इन अटैचमेंट या अटैचमेंट पे हेल्प करते हैं। ओके, ये पिली है एंड फिम्बरी है। पिली क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लिन प्रोटीन के बने हैं। एंड ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ये अटैचमेंट पे हेल्प करते हैं। तो ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर ये फिम्बरी है। ओके, जो कि हेल्प अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये सरफेस स्ट्रक्चर की बात हो गई, फ्लैजिला, पिली एंड फिम्बरी। ओके, अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है, जो हमारा पिली होता है एंड फिम्बरी होता है, नो रोल इन मोटिलिटी। तो पिलाई और फिम्बरी क्या करते हैं, मोटिलिटी में कोई रोल नहीं करते, ये सिर्फ सरफेस स्ट्रक्चर है। तो पिलाई तो हेल्प करता है, जिस कभी कभी बैक्टीरिया में ये हेल्प कर देता है पॉपुलेशन के लिए। और फिम्बरी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको याद रखिए। ओके, अब हम बात करते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। वन मिनट। ओके, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, इसमें क्या है, राइबोसोम अगर प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की बात करें तो इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम एसोसिएट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम की साइज की बात करें तो राइबोसोम का साइज प्रोकैरियोटिक सेल में 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है। तो ये साइज आपका इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप इसको लर्न कर लीजिए। साइज इसका 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर इसका साइज होता है। ओके, अब आगे क्या है, राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसके एक राइबोसोम है तो वो दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। एक इस तरीके से लार्ज सब यूनिट होती है, इसके नीचे छोटी सब यूनिट होती है, इसको हम स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। एक लार्ज सब यूनिट एंड एक स्मॉल सब यूनिट, इस तरीके से इसकी सब यूनिट बनी होती हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो ये 50 एस की होगी एंड ये 30 एस की होगी। तो ये दो सब यूनिट इस तरीके से बनी हुई होती है और इसको हम टोटल को 70 एस राइबोसोम कहते हैं। ये इन दोनों का एडिशन नहीं है, आप कभी भी इसका एडिशन मत कीजिएगा, ये एडिशन नहीं होता, ये एक्चुअल में ये इसका स्ट्रेट पर कॉफिशिएंट है, यानी कि इसके राइबोसोम मतलब किस तरीके से वो करता है, सेटल डाउन होता है, ये उसकी स्पीड है। ये एडिशन नहीं होता, बस ये एक स्पीड का पता लगाता है कि राइबोसोम की सब यूनिट इसकी स्पीड के बारे में बताती हैं। तो ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट सब यूनिट है 50 एस की एंड सेकंड है 30 एस की। ये दोनों मिलकर के 70 एस का राइबोसोम बनाते हैं। अब क्या, इट इज़ अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइज होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है।
ओके, आगे क्या है, में अटैच विद सिंगल एंड mRNA, यानी कि ये क्या है, सिंगल mRNA से अटैच हो सकता है राइबोसोम एंड फॉर्म अ चेन, और ये एक चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है। सिंगल mRNA से अटैच जैसे हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, तो फिर ये क्या है, mRNA से अटैच्ड हमें दिखाई देंगे, और ये एक चेन की फॉर्म में भी दिखाई देते हैं, जिसको हम पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीसोम कह सकते हैं। पॉलीसोम क्या होता है, तो ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। पॉलीसोम क्या होता है, जब mRNA का ट्रांसलेशन प्रोटीन में हो जाता है तो इसको हम पॉलीसोम कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या करती है, रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि मटेरियल्स को, फूड मटेरियल हो सकता है, वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, तो इन मटेरियल्स को रिजर्व करके रखते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये मटेरियल को रिजर्व करके रखते हैं, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। आगे क्या है, आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो जो भी हमारा मटेरियल है वो किस में जो भी हमारा मटेरियल है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में रिजर्व रहता है, तो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में वो रिजर्व रहता है। तो इंक्लूजन बॉडी किस किस काम में आती है, ये फूड मटेरियल को या फिर किसी भी टाइप के मटेरियल को स्टोर करती हैं, इस काम में आती हैं। इट इज लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी ऐसी फ्री पड़ी रहती हैं साइटोप्लाज्म में, फ्रीली पड़ी रहती हैं। आगे हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, जिसकी फॉस्फेट ग्रेन्यूल से ये टाइप की इंक्लूजन बॉडी है। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल है, ये इंक्लूजन बॉडी है। एंड ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, ये भी एक इंक्लूजन बॉडी का टाइप है। ओके, अगर हम बात करें गैस वैक्यूल की, तो गैस वैक्यूल में क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में हमें गैस वैक्यूल देखने को मिलती है, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है। तो ये एनसीईआरटी का डेटा है, ये सारे एनसीईआरटी का है, लेकिन एग्जाम्पल ये बिल्कुल एनसीईआरटी के हैं। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद होना मस्ट है, तो आप इसको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को अच्छे से आप याद करके रखिएगा। गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन एल्गी में एंड ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमें दिखाई देती हैं गैस वैक्यूल्स। और ये और किस में होती है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, इन ग्रेन्यूल्स के अंदर ये हमें दिखाई देते हैं। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल का डायग्राम है। ये तो टाइप्स ऑफ सेल्स है, सेल्स के हम देख सकते हैं, ये आरबीसी है, आरबीसी की सेल्स हैं, ये डब्ल्यूबीसीज हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स हैं, एंड ये नर्व सेल है, और ये लार्ज इलोंगेटेड ये सेल है, ट्रैकिएट की है, यानी कि ये प्लांट सेल है, एंड ये मेसोफिल सेल है, ये लीफ की सेल है। ओके, अब ये हमने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की सेल के बारे में पढ़ लिया। अब हम यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिर इसमें क्या है, यूकैरियोटिक सेल में आप देख लीजिए, इसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, आउटसाइड में सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि न्यूक्लियस को अच्छे से बाइंड करके रखती है। इसके साइड में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ रहता है, और ये देख लीजिए, ये जिसके माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी बॉडी है, और ये कुछ वैक्यूल्स वगैरह पड़े हुए हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्लियर कट डिवीजन पाया जाता है, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अब अलग अलग तरीके से काम होने लग गया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से काम करने लग जाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर लेते हैं अब। ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या आता है हमारा, देखिए, जिसके प्रोटिस्टा है,
जैसे प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं। ये सब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि वही डिविजन्स ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। जिसमें क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन का मीन्स क्या है कि हर एक काम के लिए अलग अलग चीज़ें अपना अलग अलग काम कर रही हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर एक सिंगल रूम होता है तो फिर इसमें क्या होता है, हम कुछ काम अगर इसमें कर रहे होते हैं, अगर एक ही रूम है, अगर इसमें कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो इसी में हमारा बेडरूम होता है, इसी में हमारा डाइनिंग रूम भी होता है और इसी में हमारा स्टडी टेबल और स्टडी रूम भी होता है। तो फिर जब अगर एक ही रूम होता है तो हम सारी चीज़ें इसी में मैनेज कर लेते हैं। तो ये ऐसे प्रोकैरियोट का एग्जांपल है। तो फिर एक सेल के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म में ही उसकी सारी चीज़ें मैनेज होती जाती हैं। अगर हम बात करें कि अगर एक हमारा रूम है, अब एक घर है, इसके अंदर कई सारे रूम बने हुए हैं, तो फिर इसमें ज़ाहिर है कि हम बेडरूम अपना अलग बनाएँगे, स्टडी रूम अलग बनाएँगे, डाइनिंग रूम अलग होगा, किचन अलग होगा, तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग होंगी। तो इसमें यही है कंपार्टमेंटलाइज़ेशन, क्योंकि अलग-अलग ऑर्गेनिज़्म अपना अलग-अलग काम कर रहा है। वो एक काम एक अलग-अलग काम अलग-अलग काम अलग-अलग जगह पर हो रहा है, एक जगह पर नहीं हो रहा है। तो यूकैरियोटिक सेल में ये होता है कि सब ऑर्गेनिज़्म अपना अलग-अलग काम कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, अच्छी तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज हुआ होता है। अब इसमें क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवलप के साथ में अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी होगा। इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो इस तरीके से क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम की फिर फॉर्म में या फिर क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन ये होता है न्यूक्लियस के अंदर है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होगा, तो प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये प्लांट सेल के मतलब यूनिक है, ये प्लांट सेल के अंदर ही मिलेंगे। सेल वॉल है, प्लास्टिड है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, तो ये किस में मिलेंगे, प्लांट्स में मिलेंगे, प्लांट सेल का फीचर है। अब एनिमल सेल का फीचर क्या है, इसमें क्या है, सेंट्रियोल आर प्रेजेंट, यानी कि एनिमल सेल का सिंगल एक ही है, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल इज एनिमल सेल। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन कम बनी हुई होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होगी, लिपिड बाइलेयर से मिलके बनी हुई होती है। लिपिड बाइलेयर होती है जो लिपिड की ही बनी हुई होती है, लिपिड बाइलेयर। और किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो लिपिड है, एंड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये कम होते हैं, लेकिन लिपिड बहुत ज़्यादा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब इसमें क्या होगा, मेजर लिपिड होगा, ज़्यादा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, मेजॉरिटी में लिपिड प्रेजेंट होगा, और इसमें फॉस्फोग्लिसराइड प्रेजेंट होगा एंड कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होगा। तो लिपिड के साथ साथ में क्या होगा, मेजर तो लिपिड है, लेकिन कौन सी लिपिड इसमें ज़्यादा है, तो फॉस्फोग्लिसराइड लिपिड सबसे ज़्यादा है एंड कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है। और आगे बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसका हाइड्रोफोबिक हेड एंड टेल इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो ये तो प्रोटीन है, कुछ शुगर भी प्रेजेंट है, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट में आएगा, और ये प्रोटीन है, और ये है लिपिड बाइलेयर। लिपिड की बाइलेयर यानी कि इस तरीके से बनी हुई है, यानी कि लिपिड होता है, लिपिड का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, ये इस तरीके से ऐसे करके लिपिड बना हुआ रहता है, जिसमें हेड और टेल प्रेजेंट होता है। तो ये जो हेड होता है वो ये हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक, यानी कि जो इसके टेल है
ये वाटर से दूर रहना चाहती है, और हेड जो है जो हाइड्रोफिलिक है, तो ये वाटर से करीब रहना चाहता है। तो फिर ये इस तरीके से अरेंज हो जाता है बाइलेयर के फॉर्म में। तो ये जो टेल है वो पानी से बच करके नीचे की तरफ हो जाती है, और हेड जो है वो एनवायरनमेंट में, मतलब मॉइस्ट जो एनवायरनमेंट होगा उसमें उसमें पहुंच जाएगा। इसकी लिपिड की बाइलेयर, मान लीजिए एक लेयर इस तरीके से बनी हुई है इसमें, ये मान लीजिए कि एक एक यहाँ पर लेयर बनी हुई है लिपिड की। ये इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन की एक सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई होती है। तो फिर इसमें क्या क्या होगा, ये इधर की तरफ है, ये इधर वाले पोर्शन में हेड, सेल मेम्ब्रेन का हेड प्रेजेंट होगा, इधर की तरफ हेड प्रेजेंट होगा, एंड इधर साइड में टेल प्रेजेंट होगी। इस तरीके से इसमें टेल प्रेजेंट होगी, इस साइड में टेल इसकी प्रेजेंट होगी, जो कि वाटर से बच करके इस तरीके से अरेंज कर लेती है अपने आप को। और ये जो हेड है, अब ये क्या है, ये मान लीजिए ये पूरी सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से बनी हुई है। फिर इसमें क्या होगा, सेल के अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअल में क्या है, ये वाटर ही तो है। तो ये वाटर के कांटेक्ट में इसका हेड आ जाएगा। और बाहर की तरफ अगर देखेंगे तो बाहर भी जिसके सॉल्वेंट टाइप के कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, या कोई सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में क्या है, इसका हेड है। लेकिन अगर अगर टेल ये ऊपर होती है तो टेल तो आ ही नहीं सकती है ना सॉल्वेंट के उसमें कांटेक्ट में। तो इस वजह से टेल अपने आप को अरेंज कर लेती है अंदर की तरफ। तो ये इस तरीके से लिपिड बाइलेयर का मॉडल बना हुआ है। इसमें क्या होगा, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होती है। जिसकी इंटीग्रल प्रोटीन है, यानी कि ये धसी हुई है अंदर की तरफ। और जो पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पे लगी हुई होती है, वो पेरिफेरल प्रोटीन होती है। और कुछ शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मतलब प्रोटीन के ऊपर लगे हुए रहते हैं। और इसमें क्या है, पोलर हेड होता है टुवर्ड्स आउटसाइड। जो हेड है इसका पोलर है, यानी कि हाइड्रोफिलिक है, वो क्या होगा, आउटसाइड की तरफ होगा, टुवर्ड आउटसाइड होगा, बाहर की तरफ होगा। एंड नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक टेल जो होगी, वो क्या होगी, टुवर्ड इनसाइड, वो अंदर की तरफ होगी, क्योंकि वो वाटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगी। अब इसमें है आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि उन्हीं पार्टिकल्स को अपने अंदर आने देती है जो कि सॉल्वेंट को ही अपने अंदर आने देती है, सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर नहीं आने देती। और वही पार्टिकल अंदर आ सकते हैं जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में। आगे क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। और पोलर मॉलिक्यूल फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल वाटर अगर सेल के अंदर जाना चाहेगा तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा। एंड नेचुरल सॉल्यूट अगर जाएगा तो वो डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। तो फिर ये टर्म है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ का डिफ्यूज हो जाना, यानी कि जिसकी मान लीजिए अगर हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं अपने घर में, तो उसका जो फॉग है, जो भी उसमें से धुआं निकल के आता है, तो वो क्या होता है, सब में डिफ्यूज हो जाता है, सब में फैल जाता है। ये प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाती है। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस जिसकी किसी भी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन, या फिर किसी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर वाटर को मूव कर जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे ऑस्मोसिस का हमने एग्जांपल पढ़ रखा होता है, जैसे कि ग्लास में अगर वाटर लिया, वाटर में किशमिश डाल दे, तो फिर वो क्या हो गई, थोड़े टाइम बाद फूल जाएगी। तो किशमिश के अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो इसमें लो कंसंट्रेशन होती है। वाटर क्या है, सॉरी, इसमें हाई कंसंट्रेशन होती है, इसमें हाई कंसंट्रेशन होती है। और वाटर क्या है, वाटर लो कंसंट्रेशन का है। कम रिलेटिव, ये रिलेटिव टर्म है। अगर रिलेटिव देखा जाए किशमिश के टर्म में, तो फिर किशमिश जो है वो हाई कंसंट्रेट है, और वाटर है वो लो कंसंट्रेट होता है। तो फिर वाटर क्या कर जाता है, मूव कर जाता है किशमिश के अंदर। तो ये एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। इसके बाद क्या है, इसमें ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। कुछ चीज़ों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है,
तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसकी सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑन होगा वो सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा हो जाएगा। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं? केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या, अगर हम क्या किया था, साइंटिस्ट ने स्टडी की थी आरबीसीज के ऊपर, तो हमें पता चला था इसके अंदर प्रोटीन है 52% एंड लिपिड है 40%। तो ये इस तरीके से लिपिड का कितना परसेंट आप देख लीजिए और प्रोटीन कितने परसेंट है वो आप देख सकते हैं। आरबीसी के अंदर एक ह्यूमन आरबीसी की अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें 52% हमें प्रोटीन मिलेगा और 40% हमें इसके अंदर लिपिड परसेंट मिलेगा। ओके, इसके बाद हम इसके प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी, प्रोटीन डिपेंड अपॉन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि उसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग इस पर प्रोटीन प्रेजेंट होगी। इट इज प्रेजेंट ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसके बेस पे प्रेजेंट होगी इसमें प्रोटीन। आगे क्या, इंटीग्रल प्रोटीन होती है, पेरिफेरल। ये प्रोटीन के दो टाइप है। फर्स्ट है इंटीग्रल प्रोटीन एंड सेकंड है पेरिफेरल प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो क्या होती है, वो पार्शियली या फिर टोटली एकदम अंदर की तरफ धसी हुई होगी। इसमें पार्शियली या फिर टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है, पार्शियली या टोटली का मतलब ये है, इसकी देख लीजिए, ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है इसमें। तो ये ऊपर भी आउटसाइड भी निकली हुई है बाहर की तरफ और नीचे की तरफ निकली हुई है। तो ये पूरी तरीके से इसमें धसी हुई है, इसमें पूरी तरीके से बरीड है। और जो टोटल जो पार्शियली है वो इस तरीके से देखिए, सिर्फ ये नीचे की तरफ है, यानी कि ये मिड तक गई है, ज़्यादा ऊपर तक निकल करके नहीं आई है। तो फिर ये पार्शियली इसके अंदर धसी हुई है और ये टोटली धसी हुई है। फिर इस तरीके से जो प्रोटीन होगी ना वो दो तरीके से इसमें हो सकती है, पार्शियली और टोटली। ओके, अब आगे बात करते हैं। इसमें ये पार्शियली और टोटली प्रेजेंट होती है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब जो है पेरिफेरल प्रोटीन है वो क्या होती है, लाई ऑन सरफेस। जो पेरिफेरल प्रोटीन होगी वो हमेशा सरफेस पर प्रेजेंट होगी, लाई ऑन सरफेस। जैसे मैंने आपको बताया था, सरफेस प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट है, जिसकी ये प्रोटीन है, ये सरफेस प्रोटीन है इसकी, ये है प्रोटीन, ये सरफेस पे प्रोटीन, ये सरफेस के ऊपर लगी हुई है। तो ये शुगर है और ये प्रोटीन है। ये आपके पेरिफेरल प्रोटीन थे जो मैंने बताए थे, सरफेस के ऊपर लगी हुई रहती है। आगे हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो हमारा सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने इसको बताया था, डिस्क्राइब किया था इस मॉडल को। इसमें क्या है, इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर होता है वो क्वासी फ्लूइड टाइप का होता है। क्वासी फ्लूइड यानी कि सेमी फ्लूइड नेचर होता है उसका। इसमें क्या होगा, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड विच अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट, सॉरी, इसमें क्या होगा, क्वासी फ्लूइड नेचर यानी कि सेमी परमिएबल नेचर होगा प्रोटीन का। इसमें क्या करेगा, लिपिड विच अनेबल लेटरल मूवमेंट। तो इसमें जो लिपिड होंगे वो लेटरल मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, यानी कि साइड वाइज मूवमेंट नहीं कर सकेंगे ऑफ प्रोटीन। ओके, विद इन लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के अंदर जो भी लिपिड है ना वो साइड वाइज मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इसमें यही है कि जो लिपिड है ना वो साइड वाइज लेटरल मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ओके, इसके बाद क्या है, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर विच हेल्प इन, जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का वो हमें हेल्प करता है। इसकी सेल मेम्ब्रेन है हमारी, वो किस किस में हेल्प करती है, या हमें हेल्प करेगी ग्रोथ में, सिक्रीशन में, और एंडोसाइटोसिस में, सेल डिवीजन में,
फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन में। इन फाइव उसमें ये हेल्प करती है। नंबर 1 ग्रोथ, सेकंड सीक्रेशन, 3 एंडोसाइटोसिस, 4 है आपका सेल डिवीजन, 5th है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। तो ये इसमें हेल्प करती है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये हो गया प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में लिपिड और प्रोटीन का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या रोल दिया गया है इसमें, और इसका हेड टेल जो स्ट्रक्चर है, ये वाला लिपिड बाइलेयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए। इसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन तो हो गया, और इसके बाद सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो सेल वॉल क्या है एक्चुअली, सेल वॉल के बारे में हम डिस्कस कर भी चुके हैं। तो सेल वॉल में क्या था, इसमें क्या होता है, ये क्या है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, एंड आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया, फंगी एंड प्लांट एंड एल्गी। तो इनकी सेल वॉल हमें किस किस में मिल जाएगी, बैक्टीरिया में मिल जाएगी, फंगी में मिल जाएगी, प्लांट्स में एंड एल्गी में, ये हमें सेल वॉल मिल जाएगी। तो ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, यानी कि सेल वॉल बिल्कुल डाइड होती है, इसके अंदर कोई लिविंग की प्रोसेस नहीं होती है, ये डाइड सेल है। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, और हमने इसका फंक्शन पढ़ ही लिया था। ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, प्रोवाइड करती है और रिजिडनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि कोई भी सेल कोलेप्स नहीं हो पाए और बस्ट नहीं हो पाए। ओके, और ये आउटर कवरिंग होती है, आप याद रखिएगा, सबसे बाहरी लेयर होगी बिल्कुल आउटर कवरिंग, बैक्टीरिया की, फंगी की, प्लांट्स की एंड एल्गी की। आगे क्या है, अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी सेल वॉल बनी होती है मिनरल्स की, मेनन्स की, गैलेक्टन्स की एंड सेलुलोज की। अगर हमें मिनरल्स देखें तो उसमें CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, और मेनन्स आएगा, गैलेक्टन्स आएगा एंड सेलुलोज। ये इन सारी चीज़ों से सेल वॉल मिलकर बनी हुई होती है एल्गी की, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि प्लांट की सेल किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल। तो प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से, पैक्टिन से एंड प्रोटीन से, इन चारों चीज़ों से इसकी सेल वॉल मिलकर बनी हुई होती है। सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, इनसे मिलकर बनी हुई होती है। आगे बात करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है एंड सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ कर सकती है, ग्रोथ के लिए कैपेबल है। आगे क्या है, सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल जो होगी वो यंग प्लांट सेल की सेल वॉल होगी, यानी कि जो यंग प्लांट होगा तो उसके ऊपर जो सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो प्राइमरी सेल वॉल होगी। आगे क्या है, डिमिनिस्ड एज सेल मैच्योर, यानी कि ये क्या कहती है, जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है, सेल उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। आगे क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होगा, फॉर्मेशन इनसाइड द सेल। अब ये क्या करेगी, सेकेंडरी सेल वॉल हमें सेल के अंदर दिखाई देगी, यानी कि सेल के अंदर की तरफ बन जाएगी, जिसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। ये टूवर्ड्स मेम्ब्रेन की तरफ बनेगी इनसाइड में, ये इनसाइड फॉर्म होती है। ओके, इसके बाद है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या होता है, ये प्लांट सेल का ही फीचर है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला किस में होता है, प्लांट सेल में ही होता है। तो ये क्या है, सीमेंटम लेयर होती है, मेनली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, यानी कि कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है लेयर, एंड ये सीमेंटम लेयर होती है ऑफ मेनली कंसिस्ट होती है कैल्शियम पैक्टेट की, ये कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। और सीमेंटम लेयर की ये बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर होती है, और ये क्या करती है, इट होल्ड और ग्लो द डिफरेंट नेबरिंग सेल, यानी कि ये आपस की नेबरिंग सेल को, यानी कि जो पास सेल है उनको ये क्या करती है, होल्ड करे रखती है, और ये एक ग्लो का काम करती है, यानी कि उसको चिपकाने का काम करती है। इसके फंक्शन क्या है मिडिल लैमेला के, तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल के फंक्शन क्या है,
सेल वॉल के फंक्शन में क्या आएगा, गिव शेप ऑफ सेल, यानी कि ये क्या करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। सेल वॉल का काम ही है उसका प्रोटेक्शन करना, किसी मैकेनिकल डैमेज से बचाना और किसी इन्फेक्शन से बचाना, और उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ये सेल वॉल का फंक्शन है, क्योंकि वो इतनी हार्ड होती है उस पर कोई मैकेनिकल अगर डैमेज हो जाए तो सेल वॉल डैमेज हो जाएगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो डेड स्ट्रक्चर है, और इसको प्रोटेक्ट करती है, सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करती है और इन्फेक्शन से बचाती है। और ये क्या करती है, हेल्प इन सेल टू सेल इंटेक्शन, यानी कि सेल को सेल के बीच में जो इंटेक्शन होता है, सेल टू सेल इंटेक्शन होता है, उसमें हेल्प करती है सेल वॉल। आगे क्या है, प्रोवाइड बैरियर टू, ये क्या करती है, एक बैरियर प्रोवाइड करती है टू अनडिसाइडेबल माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि जो छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, उनके लिए एक बैरियर प्रोवाइड करती है। आगे आगे हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं, जिसकी आपका ईआर है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, एंड वैक्यूल है, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। इसमें क्या होगा, ग्रुपिंग ऑफ सम मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, देखिए इसमें क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सम मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स विच फंक्शन इन क्लोज विथ वन एंड अनदर, ये एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, क्लोज फंक्शन करते हैं, एक दूसरे के बीच में ग्रुपिंग होती है, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, ग्रुपिंग है कुछ ऑर्गेनेल्स के बीच में, जो क्या करते हैं, अपना फंक्शन एक दूसरे, जिनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होता है, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। अब इसमें क्या है, जिसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें क्या होगा, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम से पता चल रहा है, यानी कि नेटवर्क है रेटिकुलम का, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि छोटे छोटे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम रेटिकुलम कहते हैं, वो किस में रहते हैं, हमारे स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में वो बिखरे हुए रहते हैं। ओके, इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके बाद क्या है, डिवाइड इंटरसेल्यूलर स्पेस इन टू कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट के बीच में क्या होता है, ये डिवाइड होता है, दो कंपार्टमेंट के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होगा, ल्यूमिनल प्रेजेंट होगा, और इसमें एक्स्ट्रा ल्यूमिनल प्रेजेंट होगा। तो ये किस में होता है, इनसाइड ईआर के अंदर, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। देखिए इसका डायग्राम देखिए, ये आपका डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है, ये इसमें आप देख सकते हैं, ये ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर बने हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बने हैं छोटे छोटे, तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में इस तरीके से बने हुए हैं, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या है, दो इसके पार्ट होते हैं, जिसकी एक ल्यूमिनल है और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है। तो ये किस में होता है, एक तो ईआर के अंदर होगा और एक साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो ल्यूमिनल कहलाता है, और ये वाला जो अंदर का जो सरफेस है ये ल्यूमिनल है, एंड जो बाहर का सरफेस है, बाहर का सरफेस जिसकी इसमें यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया हुआ है, ये बाहर का सरफेस, ये वाला, ये जो सरफेस है ये बाहरी सरफेस है, यानी कि जो ये बाहर के उसके कांटेक्ट में होगा, ये पूरा सरफेस है, ये बाहर वाला सरफेस है जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है, इस तरीके से सरफेस दिखाया हुआ है, ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है, और ये अंदर की तरफ का सरफेस है, ये इधर की तरफ जो अंदर है ना, जो एक दूसरे के आपस में कनेक्ट है, वो ओनली ल्यूमिनल है, जो कि ईआर के कांटेक्ट में होता है। ओके, आगे है टाइप्स ऑफ ईआर। ईआर के कितने टाइप होते हैं, ईआर 2 टाइप की होती है। नंबर 1 स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर। ईआर 2 टाइप की होती है,
मेनली ये किस में होती है? ट्यूब्यूल एंड वेसल्स में। ये ट्यूब्यूल्स में एंड वेसल्स में प्रेजेंट होती है। ये 2 टाइप की होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक को सिस्टर्नी कहते हैं और स्मूथ को कहते हैं ये स्मूथ है वो 2 टाइप में होती है, ट्यूब्यूलर एंड वेसिकल्स के रूप में। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसके अंदर इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तभी इसके अंदर रफनेस आती है। ओके, जैसे ईआर है, ईआर क्या है? कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स, ये इससे मिलकर बनी हुई होती है। ये सिस्टर्नी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, सिंथेसिस रोल। इसका एक काम है सिस्टर्नी का, जो सिंथेसाइज करवाती है किसी भी चीज़ को। ट्यूब्यूल्स का काम है लिपिड एंड स्टेरॉइड को फॉर्मेशन करना, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉल, यानी कि स्टेरॉल का सिंथेसिस करना और लिपिड का सिंथेसिस करना। और वेसिकल्स में क्या होगा? वैक्यूलर, ये एक वैक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो ये वेसल्स क्या है? एक वैक्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि वैक्यूल के रूप में प्रेजेंट होगा। आगे हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? गोल्जी बॉडी में इसमें क्या होता है? इसके डिस्कवरी की बात करें, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्गी ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछ ली जाती है एग्जाम में कि हु वाज द डिस्कवर ऑफ गोल्जी बॉडी। इस तरीके से तो हम बता सकते हैं कि कैमिलो गोल्जी इसके डिस्कवरर थे। आगे क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ फ्लैट, ये फ्लैट हो सकती है, डिस्क शेप में हो सकती है, और ये हो सकती है सिस्टर्नी, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। आगे क्या? सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस। तो ये सिस्टर्नी क्या न्यूक्लियस के पास में ये अरेंज्ड रहती है विद सिस फेस से, कॉन्वेक्स फेस से, फॉर्मिंग फेस से एंड ट्रांस फेस जो होती है वो हमारे कॉन्वेक्स फेस होती है, और ये मैच्योरिंग फेस होती है। तो ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट टर्म है एक इसके लिए, आप इसको अलग से याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? सिस फेस हो गई, इसको हम कॉन्वेक्स फेस कहेंगे, और इसी को हम फॉर्मिंग फेस कहेंगे। जो हमारी ट्रांस फेस होगी उसको हम कॉन्वेक्टिव फेस कहेंगे, और वो मैच्योरिंग फेस कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ईआर। ईआर के क्या फंक्शन होते हैं? ये हेल्प करती है, हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर टारगेट। यानी कि ये किस में हेल्प करती है? पैकेजिंग में हेल्प करती है, और उन चीज़ों की पैकेजिंग में जो कि या तो सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर टारगेट किए जाते हैं। उन चीज़ों की पैकेजिंग में हेल्प करती है, उन चीज़ों को मटेरियल ये पैक करती है। यानी कि इसका काम क्या होता है? पैकिंग करना। तो ये पैकिंग कर देगी, पैकेजिंग, और पैकेजिंग के बाद सेल का जो मटेरियल है वो कहीं भी जा सकता है, या तो सेल के अंदर ही रहे, सेल विद इन सेल हो जाए, ये सेल इनसाइड सेल हो जाए, या फिर सेल विद इन सेल हो जाए, यानी कि सेल जो सेल के अंदर। आगे क्या है? साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन की साइट है, यानी कि जो हमारी ईआर है वो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करेगी। ओके, इसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं? ये क्या है? इट इज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी। यानी कि ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि गोल्गी बॉडी से बने हुए होते हैं। इनका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइसोसोम होते हैं वो किसके द्वारा फॉर्म्ड होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि ये गोल्गी बॉडी के द्वारा फॉर्म होते हैं। तो इसको फॉर्म कौन करता है? गोल्गी बॉडी। ओके, आगे क्या है? ये होते हैं रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी कि जो वाटर के प्रेजेंस में काम करते हैं, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। एंड एंजाइम्स एक्टिव एट एसिडिक पीएच। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पे एक्टिव हो जाएंगे।
आगे क्या है, इट्स एंजाइम कैपेबल फॉर डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंजाइम, एंड हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड में, एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, किसके डाइजेशन में, तो ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन, लिपिड डाइजेशन एंड न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, ये इन चीज़ों के डाइजेशन में हेल्प करते हैं लाइसोसोम। तो आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा कि लाइसोसोम बनते किससे हैं, तो वो ये गोल्गी बॉडी से बनते हैं। आगे हम बात करते हैं वैक्यूल्स की, वैक्यूल की। तो वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड शेप, ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्मिक, यानी कि ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, और ये जो साइटोप्लाज्म है उसके स्पेस में प्रेजेंट होता है। आगे क्या है, कंटेंट, इसका जो वाटर कंटेंट है, तो वाटर कंटेंट क्या होता है, इसमें सैप होता है एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, सैप होते हैं और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इसमें होते हैं। आगे क्या है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है, जिसको हम टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज नोन एज टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो ये बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, की सिंगल मेम्ब्रेन से ही बाउंड होती है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इससे ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टोनोप्लास्ट, तो टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ये वैक्यूल के मेम्ब्रेन्स को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, ये क्या है, जो वैक्यूल है वो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है प्लांट सेल में। जब एक कोई अगर प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होगा, 90%, यानी कि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वैक्यूल के द्वारा घेरा गया होगा स्पेस, और यहाँ न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स होंगे, यानी कि 90% तक की स्पेस को कवर करती है प्लांट सेल में। क्या ऑक्यूपाई 90% स्पेस, 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। अब आगे क्या है इसमें, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेन वैक्यूल की। तो ये क्या करते हैं, टोनोप्लास्ट फैसिलिटीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो टोनोप्लास्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, यानी कि फैसिलिटी देगी कि तो कोई भी सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकती है इसीलिए। अब बात करते हैं, दिस अगेन इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। और इसमें क्या है, अमीबा है और प्रोटिस्टा है। अमीबा प्रोटिस्टा में क्या होता है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है अमीबा के अंदर, जो ऑस्मो रेगुलेशन कराती है, और प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ओके, इसमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है जो ऑस्मो रेगुलेशन कराएगी, और इसमें क्या होगा, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होगी। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया वेरी कर सकता है, यानी कि किसी भी सेल में अलग अलग तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। किसी सेल में अलग हो सकता है, किसी सेल में अलग अलग हो सकता है, तो इसका नंबर कोई डिफाइन नहीं है, ये नंबर वेरी कर सकता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी कि किस सेल को माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी एक्टिविटी हो सकती है चेंज, यानी कि इसका नंबर वेरी कर सकता है। एंड इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डिवाइडिंग ल्यूमिनल इनटू आउट, ये डिवाइड होता है आउटर मेम्ब्रेन में एंड इनर मेम्ब्रेन में। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि डिवाइड होता है आउटर में एंड इनर मेम्ब्रेन में। इसमें क्या होता है, इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ ट्रांस होमोजेनस सबस्टेंस, यानी कि इनर कंपार्टमेंट है इज फिल्ड विद डेंस
होमोजीनियस सबस्टेंस यानी कि जो अंदर का जो मटेरियल होगा इसका वो फिल्ड होगा डेंस होमोजीनियस सबस्टेंस के थ्रू, होमोजीनियस सबस्टेंस में। इसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। ओके। अब क्या है? इट इज फॉर्म, ये बना हुआ होता है, इट इज फॉर्म इनफोल्डिंग। इनफोल्डिंग जो इस ये इनफोल्डिंग से बना हुआ होता है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें इस तरीके से इनफोल्डिंग प्रेजेंट होंगी, तो उस इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टा कहेंगे। इनफोल्डिंग हमारी क्रिस्टा कहलाती है। अब क्या है इसमें? इंक्रीज सरफेस एरिया। ये क्रिस्टा क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ओके। अब आगे क्या है? आउटर कंपार्टमेंट फॉर्म, आउटर कंपार्टमेंट, जो इसका बाहर का कंपार्टमेंट होता है, आउटर कंपार्टमेंट फॉर्म्स कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनल्स। तो ये क्या करता है? लिमिटिंग बाउंड्री को प्रोवाइड कराता है किसी भी ऑर्गेनल्स के लिए। अब आगे क्या है? टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, यानी कि दो मेम्ब्रेन होंगी तो इसके अलग अलग स्पेसिफिक एंजाइम होंगे एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। तो इसमें क्या है? टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, यानी कि दो मेम्ब्रेन है तो उसके दोनों के अलग अलग स्पेसिफिक एंजाइम होंगे जो कि एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। आगे क्या है? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन किस में प्रेजेंट होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। आगे क्या है? प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में इसमें सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या है? प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर क्वेश्चन है इस तरीके से कि सेलुलर एनर्जी किसके फॉर्म में प्रोवाइड होती है, सेल को एनर्जी हमेशा एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट प्रोवाइड होती है। आगे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी को पता होता है, इट इज द पावर हाउस। तो पावर हाउस ऑफ द सेल यही है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। तो इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके। इसके मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में क्या होगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए एंड राइबोसोम 70S का। 70S का राइबोसोम होगा इसमें, 70S का राइबोसोम एंड सम प्रोटीन सिंथेसिस, सम प्रोटीन सिंथेसिस कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या है? देखिए, सिंगल सर्कुलर डीएनए, कुछ आरएनए और राइबोसोम, सम प्रोटीन सिंथेसिस कंपोनेंट, तो ये सारी चीजें इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं। आगे क्या है? ये डिवाइड करता है फिशन के थ्रू। ये भी अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन आता है कि ये किस तरीके से डिवाइड करता है, तो इट इज डिवाइड लाइक फिशन फॉर्म। फिशन की फॉर्म में ये डिवाइड करता है। आगे बात करते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड की बात करते हैं तो ये प्लांट्स का ही फीचर है। प्लास्टिड प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड। यूग्लिना में भी ये मिल जाएगा, लेकिन ये फीचर है प्लांट का, क्योंकि यूग्लिना भी लिंक है प्लांट एंड एनिमल के बीच के। तो फिर ये क्या है? फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिना। अब इसमें क्या होगा? बेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, यानी कि प्लास्टिड में क्या होता है? स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जो प्लास्टिड होते हैं वो अलग अलग कलर में प्रेजेंट होता है। तो ये जो पिगमेंट के थ्रू ही इनका कलर आता है। आगे क्या है? जैसे बात करें इसमें प्लास्टिड में नंबर 1 कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या है? कंटेंट क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड। तो इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा एंड कैरोटेनॉइड प्रेजेंट होगा। तो ये दो पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, एक क्लोरोफिल की, एक कैरोटेनॉइड की, ये पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। आगे क्या है? ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए सेलुलर एनर्जी को ट्रैप करता है। ओके। अब बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये क्या है? क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल
कैरोटीनॉइड पिगमेंट, तो ये इसमें क्या होता है, फैट सॉल्युबल, यानी कि ऐसी पिगमेंट जो फैट में सॉल्युबल हो जाती हैं, तो उस पिगमेंट का नेम है कैरोटीनॉइड पिगमेंट। इसके अंदर प्रेजेंट होती है क्रोमोप्लास्ट में, लाइक कैरोटीन। तो ये किसकी तरह होती है, कैरोटीन की तरह। एंड जेंथोफिल प्रेजेंट, तो इसमें जेंथोफिल प्रेजेंट होगा एंड कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होगा। तो इसमें आगे क्या लिखा है, इसके फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल प्रेजेंट, तो ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं। तो कैरोटीनॉइड का एक एग्जांपल है कैरोटीन एंड दूसरा है जेंथोफिल। जेंथोफिल एंड कैरोटीन इज द एग्जांपल ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ओके, अब थर्ड है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या करेंगे हम, ये क्या क्या होता है, कलरलेस, यानी कि इसके अंदर कोई कलर ही नहीं होता। अब ये क्या होता है, स्टोर, ये क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को। तो ये न्यूट्रिएंट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है क्योंकि ये कलरलेस है, एंड न्यूट्रिएंट को ये स्टोर करता है अपने अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट पे, ल्यूकोप्लास्ट पे 3 टाइप के होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट के टाइप देख लीजिए, तो इसके टाइप्स होते हैं 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट है एमाइलोप्लास्ट, सेकंड है इलायोप्लास्ट, थर्ड है एल्यूरोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट में क्या है, ये स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट। इलायोप्लास्ट में ऑयल एंड फैट प्रेजेंट होगा, एंड एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन होगा। एल्यूरो जो वर्ड होता है वो ऑलवेज याद रखिएगा, एल्यूरो वर्ड आता है हमेशा प्रोटीन के लिए, प्रोटीन से रिलेटेड। और आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फैट एंड ऑयल, ऑयल एंड फैट यानी कि एक ही चीज़ होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जैसे हम नॉर्मली ऑयल को ही फैट बोलते हैं, इसमें आ रहा है इलायो, यानी कि इलायो यानी कि हम ले सकते हैं, यहाँ पे इलायो आ रहा है, तो इलायो से ऑयल को हम समझ सकते हैं। तो इलायोप्लास्ट में ऑयल होगा। एरियोलो वर्ड होता है, एल्यूरो वर्ड होता है प्रोटीन के लिए, एंड अमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं वननट, ओके, हम बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स को आगे पढ़ते हैं। तो प्लास्टिड क्या होते हैं आगे, ओके। हमारे प्लास्टिड होते हैं वो क्या होते हैं, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसमें क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन होगी तो लेस परमिएबल होगी, एंड स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्टोमा, एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक इज कॉल्ड थैलेकॉइड। अब ये क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, प्रेजेंट ऑफ स्टोमा। अब देखिए, जिसके क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इधर दे रखा है, देखिए इसमें देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसमें इमेज डिटेच नहीं हो पाई है, मैं आपको बता देती हूँ क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। ये इस तरीके से कुछ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है आप मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा, ये इस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इसमें क्या होगा,
इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, इस तरीके से ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम थैलेकॉइड बोलते हैं। इस तरीके से कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जब ये जब ये अरेंज होते हैं इस तरीके से, तो फिर ये कॉइन्स लगते हैं कि कॉइन्स एक के ऊपर एक रख दिया हो। तो ये क्या है, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर हमारा ग्रेना कहलाता है, और इस पूरे इसको कहते हैं थैलेकॉइड। ओके, ये सॉरी, ये जो एक सिंगल होता है इसको हम थैलेकॉइड कहते हैं, और ये पूरा जब ये बन जाता है, 1 मिनट, ये है, ये पूरा एक, मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, वो इसमें क्या होता है, इसमें ये एक एक है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं थैलेकॉइड। एंड इसमें जो होगा, ये पूरा जो इकट्ठा बन जाता है इसको हम कहते हैं ग्रेना। ओके, और ये इधर का जो स्पेस है ना, इसका ये स्ट्रोमा कहलाता है, और एक इस तरीके से इसमें थैलेकॉइड और प्रेजेंट होता है बीच में, जिसको हम स्ट्रोमा लेमिले कहते हैं। तो ये दो थैलेकॉइड को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो फिर इसमें क्या है, ये क्या होता है, इट इज द डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो ये थैलेकॉइड है, वो डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स है। एक्चुअल में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल होती है। इसमें क्या, स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो कम स्पेस को, कम स्पेस होता है उसमें। इसको हम कहते हैं स्टोमा, यानी कि ये जो है पोर्शन, ये स्टोमा पोर्शन है, इसमें स्पेस कम होता है, लिमिटेड स्पेस होता है। आगे क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड, यानी कि ये कई सारे जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हैं जो मैंने आपको बताया वो थाइलोकॉइड है, जो सेक जैसे दिखाई देते हैं, इसको हम थाइलोकॉइड कहते हैं। तो इसके प्रेजेंट इन स्टोमा, तो इसके स्टोमा में प्रेजेंट होते हैं ये स्ट्रक्चर। आगे क्या है, ये अरेंज होते हैं पाइल्स ऑफ कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स की, यानी कि जब हम एक के ऊपर एक कॉइन्स रखते हैं ना, तो उसकी वो पाइल्स बन जाती है, उसकी तरह ये अरेंज होते हैं, उसको हम ग्रेना कहते हैं। आगे क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्टोमा लैमेली। इसके अंदर ये जो है ये स्टोमा लैमेली है, ये स्टोमा लैमेली है। अरे 1 मिनट, ये इस तरीके से, ये क्या है, ये तो ग्रेना को, ये तो थैलो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने का वर्क कर रही है। ओके, इसके बाद क्या है, थैलेकॉइड एनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि जो थैलेकॉइड के द्वारा जो एनक्लोज्ड स्पेस होगा उसको हम ल्यूमन कहेंगे। थैलेकॉइड के द्वारा जो भी स्पेस से स्पेस घिरा हुआ होगा उसको हम ल्यूमन कहेंगे। जैसे कि ये जो स्पेस है ना, ये जो भी स्पेस घिरा हुआ है इधर इधर का, ये ल्यूमन कहलाएगा इसका। आगे क्या है, इन थैलेकॉइड, थैलेकॉइड की बात करें तो इन थैलेकॉइड क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी कि थैलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल के पिगमेंट प्रेजेंट होंगी, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। आगे क्या है, क्लो क्लोरोप्लास्ट कंटेंट एंजाइम, तो इसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एंड रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस, यानी कि जो सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के एंड कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आगे क्या है, स्टोमा, स्टोमा में क्या है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है एंड 78 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके स्टोमा में आप याद रखिएगा, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके स्टोमा में क्या होता है, आपको सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है एंड राइबोसोम प्रेजेंट है। ओके, अब बात कर लेते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होते हैं, जैसे राइबोसोम का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, इनमें ये है। तो राइबोसोम, जैसे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल में ही बताया था, तो ये राइबोसोम है, एक राइबोसोम है, इसमें क्या है, ये
ये लार्ज सब यूनिट है, इसके दो ये स्मॉल सब यूनिट है। एक राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। जब ये दोनों को आपस में जब हम कंबाइन करते हैं तो ये एक लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट इस तरीके से कंबाइन फॉर्म में आ जाती हैं। अगर हम यूकेरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो यूकेरियोटिक राइबोसोम में क्या होगा, यूकेरियोटिक का जो राइबोसोम होगा इसमें ये वाली जो लार्ज सब यूनिट है वो 60s की होगी और स्मॉल सब यूनिट है वो ये स्मॉल सब यूनिट है ये 60s की है और स्मॉल सब यूनिट है वो 40s की है। तब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारा टोटल आता है 100, क्योंकि इसको हम प्लस नहीं करते कभी भी, आप याद रखिएगा, इसको कभी भी प्लस नहीं करना होता, ये गलत है। हम इसको सोचते भी नहीं है कि इसको प्लस किया जाएगा, ये प्लस करने वाला नहीं है। इसमें क्या होगा, ये दोनों मिल करके एक फॉर्मेशन करती हैं राइबोसोम का, जो कितना होता है वो 80s का राइबोसोम होता है। ओके, अब राइबोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। राइबोसोम क्या है, ये सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया गया था, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलेट ने। जॉर्ज पैलेट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। अब राइबोसोम है कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है एंड नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता है। आगे क्या है, यूकैरियोटिक राइबोसोम की अगर हम बात करें तो मैंने ये आपको बता ही दिया है यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s का होता है, इसमें 60s और 40s की 2 सब यूनिट होती हैं। ये सब यूनिट है, ये लार्ज है और ये स्मॉल सब यूनिट होती है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। ओके, आगे आगे साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन यानी कि नाम से ही पता चल रहा है सेल का कोई स्केलेटन होगा। तो ये क्या है, इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होंगे, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होंगे, तो वो इसके कहलाएंगे साइटोस्केलेटन। आगे क्या है, साइटोस्केलेटन के फंक्शन क्या है होंगे, मैकेनिकल सपोर्ट होगा, मोटिलिटी होगा, मेंटेनेंस ऑफ स्पेस ऑफ सेल, तो ये सेल्स के स्पेस को मेंटेन करके रखेंगे और इसमें मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगे सेल को, और मैकेनिकल सपोर्ट से इसको बचाएंगे। ओके, अब इसका जैसे सीलिया एंड फ्लैजिला ये साइटोस्केलेटन में आते हैं, तो इसमें क्या है, सीलिया स्मॉल सीलिया स्मॉलर है वाइल फ्लैजिला इज लॉन्गर होता है। तो सीलिया क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है एंड फ्लैजिला है वो लार्ज स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या है, सीलिया वर्क है ओस, सीलिया क्या करते हैं, ओस के जैसे वर्क करते हैं, बोथ कवर विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, कवर विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ओस की तरह काम करते हैं सीलिया, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। अब ओस की तरह वर्क करना इसका मतलब क्या है, जैसे पैरामीशियम का एक एग्जांपल ले लीजिए, जिसकी एक पैरामीशियम है, तो ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा, जैसे ये इसके सीलिया प्रेजेंट है, इस तरीके से इसके पूरे बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट है, तो ये सीलिएटेड प्रोटोजोन का भी एग्जांपल है, इसके होल बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट है। अब जब जब ये मूव करेगा, जब ये आगे चलने के लिए होगा, तो फिर ये इसकी जो सीलियाँ है ना इस तरीके से मूव करने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे करके, मतलब ये बाहर की तरफ तो नहीं निकलेंगे, मैंने आपको जूम करके थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रही हूँ। तो फिर ये फ्लैजिला क्या, ये सीलिया क्या करते हैं ना, जो ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं, ये अपना मूवमेंट करते हैं ऊपर नीचे। जिसकी एक नाव होती है, ये बोट है, बोट के जो ओर्स होते हैं, यानी कि जिसको पानी में मारते हैं ना, तो पानी की जो वाटर करंट है ना, वाटर करंट पीछे की तरफ होता है, तो ये इसी इसी तरीके से यूज किए जाते हैं ताकि ये एक्टिवली फ्लो कर सके। ओके, आगे आपका एक्सोनेम। एक्सोनेम क्या होता है, एक्सोनेम क्या है, 9 पेयर डबलेट ऑफ रेडिली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। इसमें क्या होगा एक्सोनेम्स में, तो ये 9 पेयर होते हैं
और ये डबलेट डबलेट में प्रेजेंट होंगे और ये रेडियली होंगे। अरेंज इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड वन पर सेंट्रल होंगे। तो इसमें क्या है, टोटल इस तरीके से होगा। एक्सोनेम का एक्सोनेम यहाँ देखिए, इमेज इसका, हाँ ये है, ये देखिए इसमें क्या है, ये जो है ये इस तरीके से बना हुआ है। इसमें ये 9 डबलेट्स बने हुए हैं इसमें, जिसके आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 1। ये जो बीच में है ये 1 सेंट्रल है, 1 पर सेंट्रल में होता है। तो फिर इसमें ये यही है, ये एक्सोनेम का डायग्राम है, एक्सोनेम की एग्जांपल है। जो पेरिफेरल, इसमें क्या है देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, ये इस तरीके से, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब इसमें इंटरडपलेट भी प्रेजेंट होता है, ये इस तरीके से ये लिंक किया हुआ है इसको, ये इंटरडपलेट है। आगे क्या है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है इनके जो बीच में है। और ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये जो पेरिफेरी पे लगी हुई है। और ये रेडियल स्पोक्स इसके साइड से निकले हुए रहते हैं। और ये क्या है, सेंट्रल शीथ है, ये सेंट्रल शीथ इस तरीके से ये अटैच की हुई रहती है एक दूसरे को आपस में। आगे क्या है, इसमें 1 पेयर सेंट्रल है जो लोकेटेड रहते हैं, जो सेंट्रल में सेंट्रली लोकेटेड रहते हैं। अब इसमें क्या है, बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्यूल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज बेसल बॉडी। तो फिर इसमें क्या है, फ्लैजिला एंड सीलिया दोनों ही क्या रहते हैं, इमर्ज रहते हैं सेंट्यूल लाइक स्ट्रक्चर में। ओके, इसको हम बेसल बॉडी कहते हैं, ये बेसल बॉडी है। ओके, इसके बाद है आपका सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल क्या होता है, तो ये क्या है, पहले हम सेंट्रोसोम के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इट इज टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल, यानी कि दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जब आपस में जैसे कि एग्जाम्पल ये देखिए, ये इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चर इस तरीके से है। तो ये दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक है, तो इसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। तो ये हमारा सेंट्रियोल का एग्जाम्पल है। ओके, ये क्या है, सराउंडेड बाय द एमोर्फस पेरीन्यूक्लियर मटेरियल। तो इसमें क्या है, ये सराउंडेड रहता है, यानी कि घिरा हुआ रहता है अमोर्फस एंड पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से ये क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। अब आगे बात करेंगे इसमें सेंट्रियोल के बारे में। तो सेंट्रियोल क्या है, वो सेंट्रियोल लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर्म कार्टविल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कार्टविल ऑर्गेनाइजेशन ये बनाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था सेंट्रियोल किस तरीके से होता है। तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक इस तरीके से होगा तो दूसरा इसके इस तरीके से होगा। जैसे ये एग्जांपल है, ये परपेंडिकुलर ही बना के दिखाए गए हैं आपको, तो ये इसका एग्जांपल है। ओके, आगे क्या है, मेड अप ऑफ 9 इवेंचुअली शेप्ड पेरिफेरल फाइब्रल एंड ट्यूब्यूलिन। तो इसमें क्या है, ये मेड अप ऑफ 9 इवेंचुअली शेप्ड पेरिफेरल फाइब्रल एंड ट्यूब्यूलिन, ये इसके बने हुए रहते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। पेरिफेरल जो पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है वो 9 होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी एक्सोनेम में। तो इसमें क्या है था, इस तरीके से प्रेजेंट थे, यानी कि पेरिफेरी पे 9% थे और 2 थे बीच में। ओके, तो ईच ऑफ फाइब्रल आर ट्रिपलेट। तो हर एक फाइब्रल इसका कैसा होता है, ट्रिपलेट में होता है। ओके, आगे क्या है, ये क्या बनाते हैं, एक हब को फॉर्मेशन करते हैं। हब को हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट, जो इसका सेंट्रल पार्ट होगा उसको हम हब कहेंगे। तो हब इसका सेंट्रल पार्ट कहलाता है। ओके, आगे क्या है, हब क्या, ये क्या करता है, हब कनेक्टेड टू पेरिफेरल ट्रिपलेट। तो ये पेरिफेरल ट्रिपलेट को कनेक्ट करता है, कनेक्टेड टू पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक के द्वारा ये क्या करता है, कनेक्ट करता है ट्रिपलेट्स को। आगे क्या है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल फॉर्मेशन
ये क्या है, सेंट्रियोल फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रियोल फॉर्मेशन होगा बेस्ड बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला स्पिंडल फाइबर। जो सेंट्रियोल सेंट्रियोल होता है वो बेसल बॉडी से, और सीलिया की बेसल बॉडी से, एंड फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर से ये सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है। सेंट्रियोल फॉर्म किससे होगा, देख लीजिए एक बार, बेसल बॉडी से, सीलिया से, एंड फ्लैजिला से, एंड स्पिंडल फाइबर से। ये 4 चीजें मिलकर के सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करती हैं। आगे बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्क्राइब किया था, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब क्या है, मटेरियल इनसाइड पर स्टैंड बाय द फ्लेमिंग। जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, उसको ना फ्लेमिंग ने सबसे पहले स्टेन करके देखा था, एंड नेम उसका दिया था क्रोमेटिन, और इन्होंने इसको बताया था इट इज क्रोमेटिन। तो इन्होंने इसको स्टेनिंग की थी सबसे पहले, एंड इसका नेम दिया था। आगे क्या है, इंटर स्पेस न्यूक्लियस। अब इसमें क्या है, इंटर शेप इंटर स्फेयर न्यूक्लियर हैड एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्लाज्म मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, हाँ इसमें क्या होता है, इंटरस्पेस, इसमें क्या है, इंटरस्फेयर न्यूक्लियस हैज एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन। तो न्यूक्लियर प्रोटीन में ये क्या होता है, इलेबोरेट यानी कि मर्ज होता है उसके अंदर, न्यूक्लियर प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, इसके अंदर मर्ज होते हैं। इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, तो जिसकी मान लीजिए एक सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियर प्रोटीन होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन होगी उसके अंदर मर्ज रहेंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर जो मर्ज रहते हैं, इस तरीके से, इसको ही हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन इज टू स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, तो एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर मर्ज होते हुए भी मिल जाते हैं हमें। अब न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियर बॉडीज के बारे में हम बात करेंगे, न्यूक्लियर बॉडीज के बारे में। तो ये क्या होती है, 1 और 2 स्फेरिकल न्यूक्लियाई। तो ये एक या फिर 2 स्फेरिकल न्यूक्लियाई हो सकती है। अब क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में बात करें, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेन होंगे उसमें न्यूक्लियर, और इसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे, जो कि न्यूक्लियर पोर का सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है जो इसमें लिखा हुआ है, या अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन का, प्रोटीन एंड आरएनए के मूवमेंट को ये अलाउ करते हैं। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। तो ये आरएनए सिंथेसिस की साइट है, साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। ओके, ये आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में ही होता है। आगे क्या है, क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोलस में क्रोमैटिन जो होंगे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से क्रोमैटिन ये है, तो ये कंडेंस होकर के क्या बनाएंगे, ये क्रोमोसोम बना देंगे, इस तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये इस तरीके से कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना देते हैं। ओके, आगे क्या है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो क्रोमैटिन में क्या होगा, आरएनए प्लस डीएनए, डीएनए प्लस आरएनए होगा, और बेसिक प्रोटीन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन। बेसिक जिसकी स्टोन प्रोटीन भी हो सकती है और नॉन स्टोन प्रोटीन भी हो सकती है, लेकिन जो मेनली जो प्रोटीन है वो स्टोन प्रोटीन होती है। ओके, आगे हम बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो अब हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए स्टोन प्रोटीन, यानी कि डीएनए और स्टोन प्रोटीन का मिलकर बना हुआ होता है। आगे क्या है, ईच क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम होगा उसके पास में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जरूर होगा। ईच क्रोमोसोम है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसको हम कहेंगे सेंट्रोमेयर। 1 मिनट। ओके, इसमें क्या होगा,
ओके, 1 मिनट वेट। तो ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होगा, डीएनए एंड स्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हुए रहे होंगे। इसमें क्या होगा, ईच क्रोमोसोम डीएनए एंड स्टोन प्रोटीन के मिलके बने हुए रहते हैं। इसमें क्या होगा, ईच क्रोमोसोम में हर एक कोई भी क्रोमोसोम होगा उसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा। तो उसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा तो उसको हम सेंट्रोमेयर कहेंगे। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसका सेंट्रोमेयर कहलाता है। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है इस तरीके से, तो इसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, इसको हम सेंट्रोमेयर कहेंगे। आगे क्या होगा इसमें, वन ईच साइड ऑफ क्रोमोसोम देयर इज डिस्क शेप स्ट्रक्चर। तो फिर इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो इसके सेंट्रोमेयर की जो एक साइड पे लगा है, इधर साइड में और इधर साइड में, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर लगा रहता है, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। आगे क्या है, फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग एंड constituent at constant location। 1 मिनट। हाँ, इसमें है फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो स्टेनिंग नहीं होते। एंड कॉन्स्ट्रिक्शन एट constant लोकेशन गिव द अपीयरेंस ऑफ सैटेलाइट। यानी कि ये किस तरीके से एक ऊपर की तरफ होता है, इसको हम ना क्रोमोसोम की सैटेलाइट बोलते हैं। ओके, आगे क्या है, हम टाइप्स ऑफ पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड थीलोसेंट्रिक। तो इसमें क्या होगा, मेटासेंट्रिक क्या होगा, जो इसमें कंस्ट्रक्शन होगा सेंट्रोमेयर होगा, या बिल्कुल मिड में होगा, इस तरीके से बिल्कुल मिड में सेंट्रोमेयर होगा। तो फिर इसको हम कहेंगे, इसकी जो आर्म है तो इक्वल आर्म है, ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये मेटासेंट्रिक है। और सबमेटासेंट्रिक का एग्जाम्पल है, ये इस तरीके से होगा सबमेटासेंट्रिक, ये एक आर्म इसकी बड़ी होगी और एक आर्म छोटी होगी, ये शॉर्ट आर्म है एंड ये है लॉन्ग आर्म। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सबमेटासेंट्रिक, एक शॉर्ट होगी एक लॉन्ग होगी। और एक्रोसेंट्रिक तब एक आर्म बहुत छोटी होगी और एक आर्म काफ़ी बड़ी होगी, तो इसको हम एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। जो सेंट्रोमेयर होगा ना वो इस तरीके के पोजीशन पे होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरीके से एक आता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, जो सेंट्रोमेयर होगा बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ पे सेंट्रोमेयर आ जाएगा और एक आर्म बिल्कुल बड़ी हो जाएगी, दूसरी आर्म बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से 4 टाइप के ये होगा, 4 टाइप के हमारे क्रोमोसोम होगा, ये क्रोमोसोम के टाइप है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसको आप पढ़िए अच्छे से। आप इसके साथ में आपका एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है, तो एनसीईआरटी आप रीड कीजिएगा इसके साथ में। इसके बाद में आप क्वेश्चन लगाइए नीट लेवल के, या फिर कोई भी कॉलेज लेवल के आप लगा लीजिए, स्कूल लेवल के, कोई आपको इजीली सब क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, थैंक यू।